चैप्टर 5 ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, सिविल सेवा, पुलिस व्यवस्था, सैन्य संगठन, न्यायिक व्यवस्था का, ठीक है। पृष्ठभूमि इसका क्या है? बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण होने के पश्चात धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश शासन का अधिकार हुआ। बंगाल पृष्ठभूमि में इसका क्या है कि बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश शासन का अधिकार हुआ और अतः औपनिवेशिक हितों की पूर्ति एवं भारतीय क्षेत्रों पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ प्रशासन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से भारतीय राजस्व को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। ठीक है। विदेशी होने की वजह से अंग्रेज भारतीय जनता से लगाव एवं स्नेह की आशा नहीं रखते थे। अतः भारत पर नियंत्रण के लिए जन समर्थन की बजाय शक्ति का सहारा लिया गया और इसी क्रम में प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया। इस तरह कानून व्यवस्था की स्थापना कर अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए तथा ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई। भारत में सिविल सेवा का विकास, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर, मतलब 1765 से 1772 तक चलता है, प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के स्थापित, तब कंपनी के व्यापारी प्रशासन की देखरेख भी करते थे। कंपनी के ये कर्मचारी निजी व्यापारी लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना भी करते थे। अतः कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदारी से तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक उन्हें वैतनिक सुविधाएं न मिल जाए। अतः कॉर्नवालिस ने एक सिविल सेवा का गठन किया और जिले में कलेक्टर के वेतन 1500 रुपये मासिक निर्धारित कर दी तथा कुल राजस्व वसूली का 1% कमीशन देने की बात कही। कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, सरकारी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, अधिकारियों द्वारा उपहार आदि किए जाने पर रोक लगा दी, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किए जाने का प्रावधान लागू किया। कॉर्नवालिस के समय से ही सिविल भारतीयों को आश्वस्त करने वाली रही। वह प्रत्येक भारतीय को श्रेष्ठ मानता था, अतः उसने सिविल सेवा को यूरोपीयकरण किया तथा भारतीयों को इससे बाहर रखा। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और आगे चलकर लंदन में इन अधिकारियों की प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी कॉलेज, यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज और लंदन में हैलीबरी कॉलेज। 1833 की अधिनियम की धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा के लिए योग्यता का आधार बनाया गया और कहा गया कि जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में 1853 ईस्वी में अधिनियम में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात कही गई। 1855 ईस्वी में डलहौजी के समय सिविल सेवा के लिए यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की गई। सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और दूसरे रमेश चंद्र दत्त 1863 से 64 तक। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए 1878 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को अधिक घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लिटन के एक सिविल सेवा की योजना, वैधानिक सिविल सेवा की योजना में, जिसके तहत प्रशासन के 1/6 पद उच्च वर्गों के भारतीयों से भरे जाते थे, किंतु यह योजना असफल रही। 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग गठित करने का भी प्रावधान लाया गया। 1922 ईस्वी में भारत में लंदन के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की। 1924 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और 1935 ईस्वी अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा का गठन किया गया। मूल्यांकन इसका किस तरह हम कर सकते हैं? तो ब्रिटिश शासन की मजबूती के लिए सिविल सेवा अत्यंत कुशल सिद्ध हुआ।
नीति निर्माण में सिविल सेवकों की भूमिका रही। ईमानदारी, कठिन परिश्रम, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की परंपरा को इनमें विकास हुआ। इन्हीं गुणों के कारण औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा ने ब्रिटिश हितों को पूरा किया। इसी संदर्भ में सिविल सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य की इस्पाती ढांचा कहा गया और आज यही सिविल सेवा अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ लोक सेवक के रूप में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में भूमिका रही है। पुलिस व्यवस्था। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस था। उसने जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की और जिले में अनेक पुलिस स्थानों को में बांटकर दरोगा की नियुक्ति की। 1861 ईस्वी में भारतीय पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए गए और जिसमें आशंका के आधार पर किसी भी गिरफ्तार करने का प्रावधान शामिल था। कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर गुप्त व्यवस्था की शुरुआत हुई। सैन्य व्यवस्था क्या था? तो भारत में ब्रिटिश सेना का जनक मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना जाता है। 1748 ईस्वी में मद्रास में एक सैनिक की टुकड़ी का गठन हुआ। इस सैन्य संगठन का उद्देश्य था भारतीय शक्ति को जीतना, आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा करना, अपने वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना। ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था में नस्लवादी भेदभाव शामिल था। तब भारतीय सैनिकों ने निम्न स्तर पर उन्हें सुबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था जबकि अंग्रेजों को उच्च पद एवं वैतनिक सुविधाएं दी जाती थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों को संतुलित करने का प्रयास की। इसी क्रम में बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया जबकि बम्बई और मद्रास में यह 5:2 रखा। तोपखानों को पूरी तरह अंग्रेज के अधीन रखा गया और सेना के नियंत्रित करने के उद्देश्य से जाति एवं क्षेत्र के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का गठन किया गया। भारत में अंग्रेजों की एक ऐसी सेना तैयार की गई जिसमें बहुसंख्यक भारतीय थे और फिर भी अंग्रेजों ने भारत की विजय की और लंबे समय तक यहाँ शासन किया। इसका कारण यह था कि आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हुआ था। तो साथ ही सैनिक ने यह नहीं सोचा कि वह कंपनी की सेवा करके कोई भारत विरोधी कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय इस विचार से मुक्त थे कि वेतन के बदले वे अपने कर्तव्य और वफादारी का पालन कर रहे हैं। भारत में ब्रिटिश सेना के गठन की मुख्य उद्देश्य था भारतीय शक्तियों को जीतना, आंतरिक विद्रोह से भारतीय राज्य की सुरक्षा करना, अपने वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना, भारतीय जनता की सेवा करनी। ये तो गलत थी। आंतरिक भारतीय राज्य की सुरक्षा करना गलत, अपने वैश्विक साम्राज्य की सुरक्षा करना। भारतीय शक्तियों। न्यायिक व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था, विकास क्या था, विशेषताएं जो है कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता। ठीक है। न्यायिक व्यवस्था भारत में भू संपत्ति से संबंधित और राजस्व प्राप्ति के हितों से संचालित होकर ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई। वस्तुतः वारेन हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की स्थापना हुई। विकास क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित हो गई जहां न्याय का कार्य जिले के प्रमुख को सौंपना था। दीवानी अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होते थे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज एवं भारतीय आते थे। यदि किसी विवाद में दोनों पर सहमत हो तो कलकत्ता के बाहर के मुकदमे की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। कॉर्नवालिस के न्यायिक क्षेत्र में सुधार करने हेतु कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जिसके तहत राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया। जिलाधिकारी को केवल राजस्व संबंधी मामलों में अधिकार दिया जाता था। न्याय के लिए जिला जज की नियुक्ति होती थी। कॉर्नवालिस के समय फौजदारी मामलों को निर्णय हेतु पश्चिमी अवधारणा को लागू किया गया, जिसके तहत हत्या के मामले में निर्णय हत्यारे की भावना
के आधार पर किया गया, अस्त्र शस्त्र के आधार पर नहीं। इसी तरह मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा करने की व्यवस्था समाप्त हो गई और कानून की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। कॉर्नवालिस को अपने न्यायिक सुधारों में विलियम जोन्स का सहयोग मिला था और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के काल में न्यायिक सुधारों पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है और इसी क्रम में बेंटिक ने दंड विधान की कठोरता कम किया और कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी। वस्तुतः ये उपयोगितावादी विचारक बेंथम के इस विचार से प्रभावित था कि अपराधियों की सजा सुधारने के लिए दी जानी चाहिए और बदला लेने के लिए नहीं। बेंटिक ने लोगों के आवागमन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत फौजदारी की स्थापना और न्यायालय में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी और उसने मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया। मैकाले के अधीन क्या हुआ था? एक विधि आयोग का गठन किया और कानून की संहिताकरण किया। इसी क्रम में भारतीय दंड संहिता का विकास हुआ। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ और पुराने सदर अदालत को समाप्त कर लिया गया। कोलकाता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और किंतु अभी भी अपील के अंतिम अदालत इंग्लैंड में मौजूद प्रिवी काउंसिल था। विशेषताएं क्या थी? कानून का शासन। कानून के शासन से तात्पर्य शासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा से न होकर विधि या कानून से संचालित होगा। वस्तुतः कानून के शासन के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकारियों की सुरक्षा निहित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप से भारत में कानून का शासन नहीं था, क्योंकि कानून का निर्माण भारतीय जनता द्वारा नहीं बल्कि विदेशी शासकों द्वारा हो रहा था और अंग्रेजों की इच्छा ही कानून थी। इस तरह भारत में कानून का शासन भी औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत था। कानून की समझ समानता। इसका अर्थ है कि कानून की समझ सभी मनुष्य समान है, जन्म, स्थान, जाति, रंग आदि के भेद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। किंतु व्यवहारिक रूप से यह सिद्धांत भी लागू नहीं था, क्योंकि यूरोपियों के लिए अलग अदालत मौजूद थी। वस्तुतः न्यायिक प्रणाली में रंग भेद कायम था, जो रिपन के काल में इल्बर्ट विवाद 1883 से प्रमाणित होता था। इल्बर्ट विवाद में भारतीयों को यूरोपियों के मुकदमा सुनने अर्थात न्यायिक निर्णय करने का अधिकार दिया गया, किंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते। इस विद्रोह के कारण रिपन ने इल्बर्ट बिल वापस ले लिया, जो न्यायिक व्यवस्था में रंग भेद को सूचित करता था। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली इस दृष्टि से भी भेदभावपूर्ण थी कि यह महंगी और विलंबकारी था और तथा जन सामान्य की पहुंच से बहुत दूर था। वस्तुतः अपील की अंतिम अदालत तो इंग्लैंड में मौजूद प्रिवी काउंसिल थी। इस चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6